हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपरटेट परीक्षा की दृष्टि से विज्ञान यानी दोस्तों साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दैनिक जीवन में विज्ञान। दोस्तों यह इसका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लगभग 70 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब मट्ठा भाया जाता है, आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, आप जानते हैं जब मट्ठा भाया जाता है मथानी के द्वारा, दोस्तों उसको मथा जाता है मथानी के द्वारा, जिसके बाद क्या होता है, क्रीम दूध से अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रीम जो है दूध से या दही से जो भी होता है उससे अलग हो जाती है। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? क्या अपकेंद्रीय बल होता है या अभिकेंद्रीय बल होता है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वह कौन सा बल है? वह दोस्तों अपकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अपकेंद्रीय बल की दोस्तों, तो दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। कौन सा बल? केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जबकि दोस्तों जो बाहर से केंद्र की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये दोनों बात आप लोगों को याद रखनी होगी। दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कुछ और उदाहरण है दोस्तों। वॉशिंग मशीन, कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। इसके साथ साथ दोस्तों दूध से मक्खन निकालना, दोस्तों किससे? दूध से मक्खन निकालना, यह भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। यह बात आप याद रखेंगे। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी जो बल वस्तुओं पर लगाती है अपने केंद्र की ओर, उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2, जल का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों, केल्विन में पूछा है। 373 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन या 269 केल्विन? बताइए दोस्तों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान होता है वह कितना होता है? 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। जबकि दोस्तों जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो आप सभी जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यदि आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 273, माफ करिएगा दोस्तों 270 लिख गया, 273 प्लस दोस्तों 4 यानी 277 केल्विन। 277 केल्विन पर जल का जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम घनत्व है वह होता है, यानी ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री केल्विन का मान क्या हो गया दोस्तों? 273। ये बातें नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए। अभी मैंने दोस्तों बताया है, बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड या -8 डिग्री? तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का जो घनत्व है वह अधिकतम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ने पूछे तो 273, माफ करिएगा 277। कितना दोस्तों? 277 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूरी की ओर बढ़ेगी, स्थित रहेगी या डूब जाएगी? बताइए दोस्तों। मान लीजिए ये कोई दोस्तों बोट है या नाव है, ये दोस्तों आप खड़े हुए हैं और आपकी सोना बाबू खड़ी हुई है। क्या दोस्तों? आपकी सोना बाबू खड़ी है और आप दोनों बोटिंग करने गए हैं। मान लीजिए अभी शांत पानी में आप खड़े हुए हैं एक जगह, आप वहां पर घूमकर थक चुके हैं, तो आप सोना बाबू कहती है कि अब हम किनारे की ओर चलते हैं। मान लीजिए ये किनारा है, ये यहाँ पर समुंदर है या यूं कहें कि पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों आप नाव को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों नाव क्या करेगी? इधर जाने का प्रतिरोध करेगी, विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी, यानी दोस्तों किनारे से दूर की ओर बढ़ेगी। क्यों दोस्तों? आपने देखा होगा जब बोट चलती है तो वह पानी को इधर उधर करती है कि नहीं करती? तो वो जो पानी होता है दोस्तों वो क्या करता है?
नाव को पीछे ढकेलने का कार्य करता है, लेकिन नाव अपनी जो क्षमता होती है उसके अनुसार आगे बढ़ती है। यानी जो नाव है दोस्तों वह किनारे की ओर बढ़ने का क्या करेगी, विरोध करेगी, यानी वह दोस्तों किनारे से दूर जाएगी। यह कहलाता है दोस्तों न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप। आपने बोट देखा होगा, नाव देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जब चलती है तो अगल बगल से पानी क्या होता है, इधर उधर हटता है, लेकिन वहां पे जहां पानी जाता है दोस्तों तो आप जानते हैं कि वो पानी विरोध करता है नाव का। किसका, नाव का, कि नाव इधर ना आए। तो वही चीज है कि नाव हो क्या होगी, किनारे से दूर की ओर बढ़ेगी। किसकी ओर, दूर हो जाएगी, उसकी ओर नहीं बढ़ेगी बल्कि दूर की ओर हटेगी। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का जो क्षेत्रफल है वह उस पर रखा गया जो वजन है, या ऊपर के क्षेत्र के क्षेत्रफल वह पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या ऊपर के छेद पर रखा गया वजन या पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या ऊपर के छेद और केवल क्षेत्र पर। बताइए, क्षेत्रफल पर। प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान है वह किस पर निर्भर करेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, जो जल का तापमान होता है वह दोस्तों वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। किस पर, वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, निर्भर होता है। यह बात आप नोट करिए। किस पर निर्भर होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। वायु का दाब मान बढ़ जाने पर दोस्तों क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, जो जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो होता है वह दोस्तों वायुमंडलीय ताप यदि बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और यदि दबाव घटेगा वायुमंडलीय दाब तो दोस्तों क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन इस पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, प्रेशर कुकर का उच्चतम तापमान। यह बात आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो यह महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। द्रव्यमान में क्या हुआ है दोस्तों, द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ गया है। बताइए दोस्तों, आप कुएं से पानी आप क्या निकाले होंगे, गांव देहात में लोग होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिएगा कि जब बाल्टी दोस्तों पानी में रहती, आप बाल्टी पानी की छोड़िए, कुएं में छोड़िए, आप दोस्तों घर में टप में या कोई पानी आप किसी गिलास या लोटे में पानी भरते हैं टप से, तो आप जब उस लोटे को बाहर निकालते हैं तो जब तक दोस्तों वह पानी की सतह में लोटा रहता है तब तक वह हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप पानी से उसको दूर करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, वह भारी महसूस होने लगता है। तो यही बात है दोस्तों, और यह किस पर निर्भर करता है, यह बताइए, यह बात किसने बताई, यानी किस सिद्धांत के अनुसार यह बात है। तो यह दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार है। किसके दोस्तों, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उस पर दोस्तों यह कार्य करता है। किस पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्या दोस्तों, ऊपर भारी हो जाएगी, यानी पानी की सतह से जब बाहर आ जाएगी वह लोटा या बाल्टी तो वह भारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, सोडा वाटर द्वारा आविष्कार किया गया। दोस्तों सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया। दोस्तों इसका जो आविष्कार है 18वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 18वीं सदी में इसका आविष्कार होता है। कब होता है, 18वीं सदी में इसका आविष्कार होता है। इसको दोस्तों कार्बोनेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड जल भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, सोडा वाटर को कार्बोनेटेड
जल भी इसी को बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सोडा वाटर को क्या बोला जाता है, तो कार्बोनेटेड जल बोला जाता है। यह बात याद रखिएगा। और इसकी खोज करने वाला कौन था? जोसेफ प्रिस्टली था। कौन था? जोसेफ प्रिस्टली था। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? मीथेन थी, नाइट्रस ऑक्साइड थी, मीथेल आइसोसाइनाइड थी या साइनोजन थी? बताइए दोस्तों। ये घटना कब होती है जो भोपाल गैस त्रासदी है? इतिहास में दोस्तों एक खतरनाक घटना थी जिसमें दोस्तों लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें गई थी। कितने लोगों की? 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। और कहां पर गई थी? भोपाल में गई थी। और यह घटना कब की है दोस्तों? यह घटना है 3 दिसंबर 1984 की। कब है? 1984 3 दिसंबर। यह तारीख भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। और इस घटना को दोस्तों क्या ही कहा जा सकता है, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। 15,000 लोगों की जान जाना कोई आसान नहीं है दोस्तों, पर क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों इसमें दोस्तों मिथेल आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी। क्या हो गई थी? लीक हो गई थी और वातावरण को इसने जहरीला कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों लगभग 15,000 लोगों की जान चली गई थी। यह बात आप याद रखिएगा। दोस्तों मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का यदि फार्मूला पूछ ले तो इसका फार्मूला CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक रबर एकलक है। नियोफ्रीन का एकलक है, आइसोप्रीन का एकलक है, टेरिलीन का एकलक है या दोस्तों आरलान का एकलक है? बताइए जो प्राकृतिक रबर है ये किसका एकलक होता है? दोस्तों जो प्राकृतिक रबर है यह दोस्तों आइसोप्रीन का एकलक होता है। किसका एकलक होता है? आइसोप्रीन का एकलक होता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यह होता है दोस्तों इसका फार्मूला। किसका? आइसोप्रीन का। दोस्तों प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों के दोस्तों निकले लैक्टस से, निचले जो लैक्टस होता है उससे प्राप्त किया जाता है। रबड़ का उपयोग दोस्तों रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे दोस्तों वल्कनित रबड़, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? वल्कनित रबड़ कहा जाता है। दोस्तों रबड़ को जो उपयोगी बनाना है उसका काम सल्फर का होता है। उसके साथ उसको यदि गर्म किया जाएगा तो उस विधि द्वारा जो प्राप्त रबड़ होगी उसे वल्कनित रबड़ कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रदरफोर्ड ने अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की। प्रोटॉन की, नाभिक में परमाणु में नाभिक की, इलेक्ट्रॉन की, दोस्तों परमाणुीय द्रव्यमान की? बताइए। तो दोस्तों इन्होंने जो खोज की थी वह किसकी की थी? परमाणु नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परमाणु में नाभिक की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? एक गोल्डन पन्नी लिया था। क्या लिया था? स्वर्ण पत्र या गोल्डन पन्नी पर क्या किया था इन्होंने? अल्फा कणों की बारिश की थी। किसकी बारिश की थी? अल्फा कणों। मान लीजिए यह वो पन्नी है तो इस पर उन्होंने अल्फा कणों की बारिश की। तो कुछ जो अल्फा कण थे वह क्या हुए? वह सीधे निकल गए। क्या हुए? सीधे निकल गए। इसको दोस्तों थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियर हो जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या किया दोस्तों? एक स्वर्ण पत्र लिया, गोलाकार करके इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया। कैसा स्वर्ण पत्र लिया? गोलाकार इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इस पर दोस्तों इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करा दी। क्या कर दी? अल्फा कणों की इन्होंने बमबारी करा दी। तो कुछ अल्फा कण जो थे वह इस प्रकार से बाहर निकल गए। क्या हो गए? बाहर निकल गए। यह बात आप नोट करिएगा। कुछ अल्फा कण क्या हो गए? बाहर निकल गए। लेकिन दोस्तों कुछ अल्फा कण ऐसे थे, कुछ अल्फा कण कैसे थे? कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो दोस्तों एक केंद्र पर आकर के अपनी दिशा परिवर्तित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी दिशा परिवर्तित कर रहे थे। कुछ इस प्रकार से अपनी दिशा परिवर्तित कर रहे थे। तब इन्होंने बताया कि दोस्तों जो परमाणु है इसके केंद्र में कोई ठोस वस्तु, कोई ठोस
स्थिति या कुछ ठोस चीज उपस्थित है। बाद में दोस्तों इसी को क्या कहा गया, यह परमाणु का नाभिक है। क्या है, नाभिक है। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रेशम पालन क्या कहलाता है? दोस्तों रेशम का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, या दोस्तों फिर एग्रीकल्चर कहलाता है? बताइए। एग्रीकल्चर तो आप सभी जानते हैं, कृषि करना एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन दोस्तों जो रेशम पालन है यह क्या कहलाता है, यह सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। दोस्तों भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों भारत का जो रेशम उत्पादन है इसमें विश्व में कौन सा स्थान है, 5th स्थान है। कौन सा स्थान है, 5th स्थान है। दोस्तों भारत में रेशम कीट की दोस्तों 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली कौन सी है दोस्तों, बॉम्बिक्स मोराई प्रजाति। क्या दोस्तों, बॉम्बिक्स मोराई प्रजाति, जिसे दोस्तों सहतूत का रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहतूत का रेशम कहा जाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, टसर रेशम कीट। कौन सा दोस्तों, टसर रेशम कीट। दूसरा टसर हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों फ्लोसामिया। क्या दोस्तों, फ्लोसामिया रेशम कीट। क्या दोस्तों, फ्लोसामिया रेशम कीट। वहीं चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, एंथीरिया दोस्तों। क्या हो गया, एंथीरिया रेशम कीट, या जिसे दोस्तों मूंगा रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूंगा रेशम कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। बताइए कपास के रेशे कहां से प्राप्त होते हैं? आंतरिक फल के भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, या बीज के चोल से, या फल की भित्ति से? बताइए। जो दोस्तों कपास के रेशे हैं वह कहां से प्राप्त हो? आपने दोस्तों कपास देखा है, आपने देखा होगा इस प्रकार से कुछ एक कली टाइप में बना होता है, उसके अंदर ही कपास के रेशे होते हैं, जिसे रुई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रुई बोला जाता है। तो दोस्तों फल की, ये एक फल ही होता है। क्या होता है, कपास का फल ही होता है। और दोस्तों यह दोस्तों एक आवरण से घिरा होता है, जिसे दोस्तों फल की भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल की भित्ति कहा जाता है। तो दोस्तों जो कपास है वह दोस्तों किससे प्राप्त होती है, वह दोस्तों बाह्य दलपुंज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, बाह्य दलपुंज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, बाह्य दलपुंज से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों यह सही जवाब है? तो नहीं दोस्तों, जो कपास के रेशे हैं वह दोस्तों बीज के चोल से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, बीज के चोल से प्राप्त होते हैं। आपने कपास नहीं देखा होगा, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, उसमें कपास में इस प्रकार बीज आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसी के बाहर दोस्तों रुई होती है, रेशम होते हैं। तो इसी को दोस्तों बीज का चोल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बल्कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बीज के चोल हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता संभावना है, वास्तविकता है, अंतरिम है, या अनिश्चित है? बताइए प्रकृति के लिए जो विज्ञान की मान्यता है वह कैसी है? तो दोस्तों प्रकृति के लिए जो विज्ञान की मान्यता है वह वास्तविक है। क्या है दोस्तों, वास्तविक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन होगा। दोस्तों जो निकाय है वहां का तापमान कितना है, 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो दोस्तों केल्विन में यह कितना प्रदर्शित होगा, तो दोस्तों केल्विन में यह कितना प्रदर्शित होगा, यह 50 के ही प्रदर्शित होगा। कितना होगा, 50 के प्रदर्शित होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaCl2, MgSO4, या दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए।
या CaCO3। तो दोस्तों जो जल की अस्थायी कठोरता है इसका जो मुख्य कारण होता है वह कौन सा होता है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि, क्यों दोस्तों कार्बन के बहुत अधिक यौगिक पाए जाते हैं? यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 होती है। यह संयोजी बंध बनाता है। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके यौगिक ज्वलनशील और गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। बताइए, आप सभी जानते हैं आपने इंटर में कार्बनिक यौगिक, यदि आपने साइंस लिया रहा होगा तो आपने कार्बनिक यौगिक पूरी एक किताब ही पढ़ी होगी। तो वही चीज है दोस्तों कि कार्बन के यौगिक बहुत अधिक पाए जाते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है, क्या दोस्तों इसकी सहसंयोजकता 4 होना है, या यह एक अधातु है इसकी वजह से है, या दोस्तों यह सहसंयोजी बंध बनाता है इसके लिए है, या दोस्तों इसमें श्रृंखलीकरण की यानी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है इसलिए है, या दोस्तों इसमें यौगिक ज्वलनशील हैं, इसके यौगिक जो ज्वलनशील हैं और गलनांक और क्वथनांक में कम होते हैं, क्या यह कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि दोस्तों यह श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी श्रृंखलाकरण की इसकी प्रवृत्ति होती है। हालांकि इसकी संयोजकता 4 ही होती है, लेकिन मुख्य कारण इसका क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, साबुन है निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं, डोडेसिल बेंजीन सल्फानेट हैं, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण हैं, या दोस्तों उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं। बताइए साबुन क्या है? साबुन के संबंध में आप क्या कहेंगे? दोस्तों जो साबुन है यह उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण है। किसके? उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्की धातुओं के लवण है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। बताइए, ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, बी एक भौतिक परिवर्तन है, या दोस्तों ए तथा बी भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों रासायनिक परिवर्तन दोस्तों वह परिवर्तन होते हैं जिनको दोस्तों पुनः उसी अवस्था में प्राप्त ना किया जा सके जिस अवस्था में वे थे। जैसे दोस्तों आप इस प्रकार समझिए, लकड़ी को जला दिया जाता है, जलाने के बाद वह राख बन जाती है। क्या राख से आप दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। वहीं दोस्तों लकड़ी से क्या करते हैं? मेज कुर्सी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मेज कुर्सी बना देते हैं। यानी आपने इसको भौतिक परिवर्तन के रूप में परिवर्तित कर दिया, और लकड़ी को फिर हम लकड़ी की तरह ही यूज भी कर सकते हैं मेज कुर्सियों को तोड़ करके। इसका दोस्तों यहां से समझ में नहीं आया होगा, तो भौतिक परिवर्तन को आप इस प्रकार समझिए। जैसे दोस्तों ठोस है, मान लीजिए बर्फ है। क्या है? बर्फ है। बर्फ को दोस्तों परिवर्तित किया गया, ठंडा गर्म किया गया मान लीजिए, तो ये जल में परिवर्तित हुआ। जल को हीट किया गया तो दोस्तों यह गैस में परिवर्तित हुआ। जब दोस्तों हम गैस को ठंडा करते हैं तो जल बनता है, और जब जल को ठंडा कर देते हैं तो वह ठोस यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ये साइकिल इसी प्रकार चल सकता है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी दोस्तों रिवर्सिबल साइड जो प्रक्रियाएं होती हैं वे सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, जबकि दोस्तों जो रिवर्सिबल नहीं होती, अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकती, वह दोस्तों कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों लोहे में जंग लगना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मान लीजिए कोई चीज है, आप इस प्रकार समझिए रासायनिक परिवर्तन को। आप भोजन से ले लीजिए, सबसे आसान है। आप भोजन को खा लेते हैं
दोस्तों उसको भोजन को खाने के बाद आप पुनः उसको भोजन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, वो दोस्तों किसी और ही रूप में निकल जाता है आपकी बॉडी से। ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सभी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? सभी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोस्तों जब भोजन खराब हो रहा है, उसमें दुर्गंध आ रही है, तो आप दोस्तों उस भोजन को सही नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी मॉम, मान लीजिए मम्मी आपकी भोजन बनाती हैं, वो भोजन खराब हो जाता है, तो क्या मम्मी आपको वही खराब भोजन सही करके दोबारा दे देती हैं? नहीं, बल्कि उसको फेंक देती हैं, क्योंकि वह रासायनिक परिवर्तन है, उसको पुनः सही नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों सेब की बात की जाए, सेब का मान लीजिए एक टुकड़ा कुछ समय के लिए बाहर रख दिया जाता है तो भूरा हो जाता है, यानी दोस्तों उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और धीरे धीरे सूख जाता है। क्या दोस्तों सूखे हुए सेब को आप पुनः सेब की तरह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। कैलामीन दोस्तों क्या होता है? केमिकल ही होता है, यानी रासायनिक चीजें ही की जाती हैं। यानी ऑप्शन बी, ये सभी क्या हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हो जाएंगे। यह बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। टिकाऊ होता है, विद्युत का सुचालक होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। टिकाऊ ऊष्मा के साथ सुचालक, अनअभिक्रियाशील ऊष्मा के साथ सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक, टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। बताइए प्लास्टिक का सामान्य विशिष्ट गुण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जो प्लास्टिक होता है, जो अच्छा प्लास्टिक होता है, उसके सामान्य गुण में होता है कि दोस्तों वह किसी के साथ क्रिया ना करे, वजन में भी हल्का हो और दोस्तों क्या हो? टिकाऊ हो। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बताइए उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक कौन कौन से हैं? दोस्तों आप सभी लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? गांव से ही बिलोंग करते हैं। लगभग दोस्तों आप सभी लोग किसान परिवारों से ही बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसान भाई लोग हमारे जो है खेतों में पोषक तत्वों को प्राप्त करने के उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। तो दोस्तों ये क्या चीज होता है? इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? बताइए जो फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। दोस्तों इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वह कौन कौन से होते हैं? दोस्तों इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। यह तीनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरक आपने नाम सुना होगा, फास्फेटिक उर्वरक और पोटास उर्वरक। दोस्तों जो पोटास उर्वरक होता है इसे पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? आइए लिख लेते हैं ना हो तो, पोटास उर्वरक। इसमें क्या क्या होता है? इसमें दोस्तों पोटेशियम सल्फेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट होता है। वहीं और इसमें क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। वहीं दोस्तों फास्फोरिक उर्वरक की बात की जाए तो दोस्तों जो फास्फोरिक उर्वरक होता है इसमें क्या पाया जाता है? सुपर फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुपर फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुपर फास्फेट पाया जाता है। वहीं नाइट्रोजन की बात की जाए तो दोस्तों नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी उर्वरक में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण या दोस्तों किण्वन। बताइए शर्करा को एल्कोहल यानी शक्कर को दोस्तों दारू एल्कोहल में परिवर्तित करना
किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? दोस्तों एल्कोहल, पीने योग्य एल्कोहल कौन सी होती है? एथिल एल्कोहल। कौन सी होती है? एथिल एल्कोहल पीने योग्य एल्कोहल होती है। जबकि दोस्तों मेथिल एल्कोहल जो होती है यह क्या होती है? जहरीली होती है। क्या होती है? जहरीली होती है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शराब जहरीली शराब होती है? तो दोस्तों मेथिल एल्कोहल जो शराब होती है वह दोस्तों जहरीली शराब होती है। एथिल का दोस्तों फार्मूला होता है वह क्या होता है? CH2COO। क्या यह होता है? बिल्कुल नहीं। इसका फार्मूला आप बताइए। C2H5OH होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल का C2H5OH होता है। वहीं CH2COOH किसका होता है? यह सिरका होता है। क्या होता है? एस्टिक एसिड होता है। ये बातें याद रखिएगा। और इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वह किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेयॉन? बताइए। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? दोस्तों जो कृत्रिम रेशा है वह कौन सा है? वह दोस्तों रेयॉन है। कौन सा है दोस्तों? रेयॉन है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, एक आदमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। क्या करता है? फिर से लौटाने का वचन देता है। यानी आपके जो पुराने गहने हैं वह फिर से चमकने लगेंगे। दोस्तों उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। क्या करता है? एक घोल में डालता है और चूड़ियां तो चमक जाती हैं, पर उनका भार क्या हो जाता है? काफी ज्यादा कम हो जाता है। इस धोखेबाज आदमी को क्या करना चाहिए? दौड़ा कर मारना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए दोस्तों, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस धोखेबाज आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों इसको चिल करके पढ़िए। किसी को पुलिस के हवाले नहीं करना है, ना किसी के साथ मारपीट करनी है। मारपीट करना एक कानून अपराध है। किया गया घोल संभवतः हो सकता है सांद्र HCl हो सकता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण हो सकता है, या दोस्तों सांद्र HNO3 होता है, या तनु HCl होता है। बताइए दोस्तों क्या करता है? एक आदमी जाता है, मान लीजिए एक आदमी है, वह जाता है गांव-गांव जाता है, कहता है कि आपके जो गहने हैं मैं उनको चमका दूंगा मतलब बिल्कुल साफ कर दूंगा। तो इसकी बातों पर एक महिला क्या होती हैं? विश्वास कर लेती हैं और उसे अपनी सोने की चूड़ियां दे देती हैं। जैसे ही वह सोने की चूड़ियां पाता है, वह दोस्तों अपने एक घोल में उन सोने की चूड़ियों को डालता है और उनको बाहर निकालता है। सोने की चूड़ियां तो चमक जाती हैं, लेकिन दोस्तों उनका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दोस्तों वह व्यक्ति किस मिश्रण में उनको डालता है? दोस्तों वह होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। क्या होता है? घाव पर फिटकरी लगाने से खून बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फिटकरी दोस्तों रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, या फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, या दोस्तों फिटकरी एक पूर्ति रोधी है, या दोस्तों फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। बताइए फिटकरी के लगाने से क्या होता है दोस्तों? फिटकरी के लगाने से क्या होता है? खून रुक जाता है। दोस्तों फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? इसको याद करने में दोस्तों जब हम हाई स्कूल में थे तो बड़ी समस्या आती थी। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू दोस्तों 24H2O। ये होता है दोस्तों फिटकरी का फार्मूला। किसका होता है? फिटकरी का फार्मूला। इसको दोस्तों घाव के पास लगा देने से घाव से खून बहना बंद हो जाता है। इसका कारण है फिटकरी दोस्तों रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। क्या कर देती है? थक्का जमा देती है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कौन सा हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। इसको रंगीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों? विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है? बताइए। विद्युत के यंत्रों में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है, यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, घरों में प्रकाश के स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोस्तों, CFL का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है क्या दोस्तों? अधिक अच्छा है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं। दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। CFL बेहतर, अधिक अच्छा है, क्योंकि दोस्तों एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। बताइए दोस्तों, आप सभी जानते हैं अब तो दोस्तों एलईडी आने लगी है। शुरुआत में CFL आए थे सर्वप्रथम, खूब प्रचार इनका चला था दोस्तों, आप जानते ही होंगे दोस्तों। CFL क्या होता था? कांच का होता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। वो आसानी से टूट भी जाता था, जबकि एलईडी ऐसा नहीं है। और CFL में आप देखे होंगे दोस्तों, उसमें एक गैस भरी रहती थी। क्या रहती थी? गैस भरी रहती थी, जिसे जो दोस्तों कैसी थी? विषैली थी। तो दोस्तों CFL एलईडी ज्यादा बेहतर है CFL से। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों CFL में विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य का संघटक होता है MgCl3 का, या Na2CO3 का, CaCO3 का, या दोस्तों AlOH का होल ट्वाइस का? बताइए। अति अम्लता मतलब दोस्तों पेट में जिसे कहते हैं गैस बनना, एसिड बनना, उसको कम करने के लिए दोस्तों, या उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? एक दवाई देते हैं। उसमें क्या शामिल होता है दोस्तों? इसमें दोस्तों ज्यादातर दोस्तों नॉर्मली आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें AlOH का होल ट्वाइस भी प्राप्त होता है, लेकिन इससे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर वैसे तो सी होगा, लेकिन यदि सी ऑप्शन में ना मिले तो आपको डी लगा करके आना है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों ही मान लीजिए सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती हुई होती है, ना कि जस्ते से। क्यों दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है इसलिए, या जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, या दोस्तों जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, जस्ता टिन से महंगा होता है? बताइए। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पोती जाती है, ना कि जस्ते से। इसका मेन कारण क्या है दोस्तों? इसका मेन कारण है जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए दोस्तों जस्ते को नहीं पोता जाता, क्योंकि दोस्तों गर्म भोजन के साथ क्रिया करके कुछ भी विषाक्त बना सकता है। टिन पोता जाता है, टिन इतना अधिक क्रियाशील नहीं होता, इसलिए दोस्तों टिन में चीजें सुरक्षित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अपमार्जक है। बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं दोस्तों जो अपमार्जक है यह क्या है? यह प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का क्या है? लवण है। क्या है दोस्तों? लवण है। अपमार्जक क्या होता है? निरमा होता है। क्या होता है दोस्तों? निरमा होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक घटता है, या दोस्तों प्रेशर कुकर का अतिरिक्त दाब सेम को मुलायम बना देता है। सेम दोस्तों जानते हैं आप, मार्केट में मिलती है, कुछ इस प्रकार से फली टाइप में होती है दोस्तों सेम, उसको सेमी भी कई जगह बोला जाता है दोस्तों, वह होती है सेम। दोस्तों इसके ये प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वह क्या है? वह दोस्तों क्या है बताइए? इसका जो मुख्य कारण है वह यह है दोस्तों कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए दोस्तों क्या होता है? सेम जल्दी पक जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? दोस्तों कोशिका की खोज किसने की? फिर बताइएगा जीवित कोशिका की खोज किसने की? दोस्तों कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे?
रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। वहीं जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? लीeuwenhoek थे। कौन थे दोस्तों? लीeuwenhoek थे। कौन थे दोस्तों? लीeuwenhoek थे। दोस्तों इसीलिए दोस्तों जो कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन यह मृत कोशिका थी, जबकि पहली जो जीवित कोशिका है वह एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने खोजी थी, जो दोस्तों इन्होंने एक जीवाणु पर देखी थी, या दोस्तों जीवाणुओं पर देखी थी। इसीलिए दोस्तों इनको जीवाणुओं का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी जीवाणुओं को सर्वप्रथम खोज करने वाले लीeuwenhoek थे। ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है, बताइए। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो बहुलक है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? दोस्तों इसके जो मुख्य उदाहरण है वह है बैकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन। कौन से? बैकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 दोस्तों, अपमार्जक जटिल लवण होता है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या मैग्नीशियम का? बताइए। अपमार्जक दोस्तों किसका जटिल लवण होता है? दोस्तों जो अपमार्जक होता है यह सोडियम और दोस्तों पोटेशियम, किसका? पोटेशियम के दोस्तों उच्च वसी अम्लों के सल्फेट तथा सल्फाइनेट का क्या होता है? जटिल लवण होता है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, लेजर की खोज किसने की? किसकी दोस्तों? लेजर की खोज करने वाले कौन थे? W.K. रोजन, गॉल्फ्रेड हाउसफील्ड, थियोडोर मैमेन, दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन? बताइए। जो दोस्तों लेजर है इसकी खोज करने वाले कौन थे? थियोडोर मैमेन थे। कौन थे दोस्तों? थियोडोर मैमेन थे। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35, कपास का बहुलक है सेल्यूलोज, रेयन, ग्लूकोज या फ्रक्टोज? बताइए। जो दोस्तों कपास होता है इसका बहुलक कौन सा होता है? दोस्तों इसका बहुलक क्या है? सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। पौधों की दोस्तों जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36, निम्नांकित में से कौन सा उत्पादन सड़क बनाने में काम में लिया जाता है? कोक का, विटुमेन का, पैराफिन का या दोस्तों नेफ्थलीन का? नेफ्थलीन क्या होता है दोस्तों? जो टॉयलेट में जो गोलियां प्रयोग की जाती हैं, टॉयलेट में आपने देखा होगा, टॉयलेट में आपके घर में पड़ी होंगी, वह दोस्तों क्या कहलाती है? नेफ्थलीन की गोलियां कहलाती हैं। तो सड़क का जो निर्माण है उसमें दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? डामर आपने नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? डामर आपने नाम सुना होगा। उसी डामर को क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। तो दोस्तों क्या दोस्तों सड़क उत्पादन के काम में दोस्तों कोक का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। या फिर दोस्तों विटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है? मैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन छोड़ूं या अभी बता दूं? बताइए। आपके लिए होमवर्क चाहिए? चलिए बताते हैं दोस्तों। सड़क बनाने की यदि बात की जाए तो सड़क बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? विटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के विटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। यह दोस्तों एक कथन दिया गया है कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एक व्याख्या है। तो दोस्तों यह कथन किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का, W.C. डेम्पियर का, जे जैकोबसन का या V.S. ब्लूम का? बताइए। यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन है जे जैकोबसन का। किसका है दोस्तों? जे जैकोबसन का, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सेल बनाने में नहीं हो सकता? सिलिकॉन का, प्लेटिनम का, गैलियम का या जर्मेनियम का? बताइए किसका प्रयोग आप सेल बनाने में नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्लेटिनम का प्रयोग आप सेल के निर्माण में नहीं कर सकते। किसका? प्लेटिनम का प्रयोग आप सेल के निर्माण में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? गेहूं, चना, आलू या मक्का? बताइए मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने वाली फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो चना है यह मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाता है। क्या करता है? मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चना है दोस्तों, या दोस्तों दलहन जो होती हैं, क्या होती हैं? दलहन होती हैं। इसमें दोस्तों अरहर की दाल भी आती है, अरहर की दाल आती है, मूंग की दाल आती है। ये सभी जो दालें हैं यदि इनका उत्पादन कहीं पर हो रहा है तो वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बढ़िया मात्रा में उपस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? एथिलीन का, एथेन का, मेथेन का या एसिटिलीन का? बताइए पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो दोस्तों जो पॉलीथीन है एथिलीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C2H4 इंटू N इसका क्या होता है? बहुलक होता है, माफ करिए फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, पैरासीटामोल है प्रतितापक तथा दर्दनाशक, प्रतितापक या प्रतिजैविक? बताइए पैरासीटामोल खूब इस्तेमाल होती है दोस्तों बुखार वगैरह में। दोस्तों पैरासीटामोल का प्रयोग हम प्रतितापक यानी बुखार को कम करने और दर्द को कम करने में करते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, टोमेट्रोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? डोर्मेटोलॉजी क्या होती है दोस्तों? त्वचा का अध्ययन। किसका अध्ययन? त्वचा का अध्ययन। वहीं दोस्तों ओंकोलॉजी क्या होता है? ये दोस्तों कैंसर का अध्ययन। किसका? कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। जबकि दोस्तों जो ट्रोमेट्रोलॉजी है ये दोस्तों घाव का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? घाव का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43, चींटियों का अध्ययन कहलाता है मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, नीमेटोलॉजी या नीडोलॉजी? बताइए चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों नीडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। वहीं दोस्तों चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा में, कार्डियोलॉजी विभाग में या दोस्तों न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में? बताइए कार्डियोलॉजी का संबंध दोस्तों किससे है? हृदय से है। किससे है? हृदय से है। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों कैथ लैब होती है। कौन सी लैब पाई जाती है? कैथ लैब यहीं पर स्थापित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, सीटी स्कैन का उपयोग होता है किस लिए दोस्तों? सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। सीटी स्कैन में दोस्तों उपयोग होता है, यानी किसका उपयोग सीटी इसको स्कैनिंग में किया जाता है? अल्ट्रासाउंड तरंगों का, एक्सरे का, गामा किरणों का या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए किसका उपयोग किया जाता है सीटी स्कैन में? दोस्तों सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, इंसुलिन की खोज किसने की? एफ वेंटिक ने,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने या डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने? बताइए। इंसुलिन दोस्तों, इंसुलिन की यदि बात की जाए दोस्तों तो यह दोस्तों वीटा सेल कोशिका से स्रावित होती है। किससे दोस्तों? वीटा सेल जो कोशिका होती है, वीटा सेल से निकलता है कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन हार्मोन्स। यह दोस्तों क्या करता है? यह रक्त की शर्करा को कम करता है। किसको दोस्तों? रक्त में जो शर्करा होती है उसको कम करता है, यानी दोस्तों शुगर लेवल को क्या करता है? कम करने का काम करता है। जब दोस्तों इसका श्रावण या कम हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं होता, तब दोस्तों किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज या मधुमेह या दोस्तों क्या हो जाता है? शुगर नामक रोग हो जाता है। इसकी जो खोज करने वाले थे वह महान वैज्ञानिक कौन थे? वह दोस्तों कौन थे? वह कौन थे दोस्तों? एफ वेंटिक थे। कौन थे दोस्तों? एफ वेंटिक थे। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? किसका दोस्तों? एलसीडी जो प्रोजेक्टर है इसका आविष्कार किसने किया? जीन डॉलगोफ ने, रेडन ईच ने, डगलस एंजेलबर्ट ने या दोस्तों फेडरिको फैगिन ने? बताइए दोस्तों, एलसीडी का आविष्कार किसने किया? ब्रेडन ईच। इनकी बात की जाए दोस्तों, इन्होंने जावा स्क्रिप्ट की खोज की। किसकी दोस्तों? जावा स्क्रिप्ट की खोज की। वहीं बात की जाए डगलस एंजेलबर्ट की, तो दोस्तों इन्होंने माउस की खोज की। किसकी खोज की? माउस की खोज की। वहीं दोस्तों फेडरिको फैगिन की बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की खोज की। किसकी खोज की? माइक्रो प्रोसेसर की खोज की। जबकि दोस्तों जीन डॉकलॉग ने दोस्तों एलसीडी प्रोजेक्टर की खोज की। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? विलियम सेंटजेन ने, विलियम ली ने, एक्स रोल्सविक ने या दोस्तों आई थॉमसन ने? बताइए एक्सरे का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो एक्सरा है इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? विल्हेम रोंटजेन। कौन दोस्तों? विल्हेम रोंटजेन। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? किसका दोस्तों? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बैरोमीटर होता क्या है दोस्तों? दाब मापी होता है। क्या होता है? दाब मापने का यंत्र होता है। दाब मापने का यंत्र होता है। और इसकी खोज किसने की थी? एवांजेलिस्ता टोरिसेली ने की थी। किसने की थी? एवांजेलिस्ता टोरिसेली ने की थी। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जेबी डनलफ ने किसका आविष्कार किया? किसने दोस्तों? जेबी डनलफ ने किसका आविष्कार किया? न्यूमेटिक रबर टायर का, कार म्यूजियम सिस्टम का, दोस्तों स्टीयरिंग व्हील का, या फिर दोस्तों डीजल इंजन का? बताइए किसका आविष्कार किया इन्होंने? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जेबी डनलफ ने किसका आविष्कार किया? दोस्तों इन्होंने न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया। किसका? न्यूमेटिक रबर टायर का इन्होंने आविष्कार किया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। यह बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक होलोनिक ने, एलियांस होवे ने, चलहक ने या दोस्तों क्रिस्टियान हुइजेंस ने? बताइए एलईडी का आविष्कार किसने किया दोस्तों? निक होलोनिक ने। दोस्तों इस क्वेश्चन इनको ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनमें समझाने लायक कुछ है नहीं, इसे दोस्तों फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। निक होलोनिक ने एलईडी का आविष्कार किया। एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक होलोनिक ने एलईडी का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 52, मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है, जब पानी में वसा छितरा जाता है, जब वसा गुलिकाएं पानी में छितरे जाती हैं, या दोस्तों जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है? बताइए
दोस्तों मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब दोस्तों वसा की जो गुलिकाएं होती हैं यह पानी में छितरा जाती हैं, छितरे जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छितरा जाते हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन, माफ करिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट या दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, बताइए। दोस्तों फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? सोडियम बेंजोएट का उपयोग फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, जबकि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं, फिटकरी कहते हैं या सूखी बर्फ कहते हैं, बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों इसको सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सूखी बर्फ जो होती है दोस्तों यह बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है? ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी होती है लगभग दोस्तों। और दोस्तों इसका जो तापमान है, ये बात भी नोट करिए, ठंडी तो होती है लेकिन इसका जो तापमान है दोस्तों ये 78.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना होता है? अच्छा 78.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन परऑक्साइड को, नाइट्रोजन को या नाइट्रिक ऑक्साइड को, बताइए। हास्य गैस किसे कहा जाता है? हंसने वाली गैस जिसे दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2O। और इसका जो नाम हो गया वो हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56, O2 ऑक्सीजन की खोज किसने की? कार्ल सीले ने, हुक ने, हिजनबर्ग ने या दोस्तों विलियम्स ने, बताइए। ऑक्सीजन दोस्तों एक प्राणवायु है। क्या है दोस्तों? प्राणवायु भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके एक तत्व के रूप में या इसकी खोज करने वाले कौन थे? कार्ल सीले थे। कौन थे? कार्ल सीले थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, बताइए। विरंजक पाउडर या दोस्तों विरंजक चूर्ण। क्या दोस्तों? विरंजक चूर्ण, या फिर दोस्तों इसको और क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका नाम होता है। और दोस्तों इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है इसके निर्माण में? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, सिरका क्या है? तनु एस्टिक अम्ल, तनु ग्लाइसिक एस्टिक अम्ल, ग्लाइसल एस्टिकल एसिटिक अम्ल या दोस्तों ग्लाइसल फार्मिक एसिड या तनु फार्मिक एसिड, बताइए। सिरका क्या होता है? दोस्तों जो सिरका होता है यह तनु एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? तनु एसिटिक अम्ल होता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से नींबू में स्थित अम्ल का नाम क्या है? फास्फोरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या मैलिक अम्ल, बताइए। बताइए दोस्तों।
दोस्तों जो नींबू में स्थित होता है या कौन सा अम्ल स्थित होता है, तो दोस्तों नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए दोस्तों यह खट्टा होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सी चींटी? लाल चींटी। इसमें दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60, निम्नलिखित में से कौन सा दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या लैक्टिक अम्ल? दूध में दोस्तों कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दोस्तों लैक्ट, दूध को लैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैक्ट बोला जाता है। लैक्ट से संबंधित जो भी चीजें होंगी दोस्तों वह दूध से संबंधित होंगी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? इथिलीन का, एसिटिलीन का, ग्लाइकॉल का, ऑक्जेलिक अम्ल का? बताइए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है? दोस्तों धातुओं की वेल्डिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, यह बात याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एडमंड डेवी ने की थी। किसने की थी? एडमंड डेवी ने की थी और 1836 में की थी। कब की थी? 1836 में। क्वेश्चन नंबर 62, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बताइए। तो अभी दोस्तों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साइट्रिक एसिड, किसके दोस्तों? साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण नींबू का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी जला करके, हवा की अनुपस्थिति में कोयले को जला करके, हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयले को जला करके, दोस्तों हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी को जला करके? बताइए। चारकोल को घर में आप कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों चारकोल को आप घर में हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जला करके बना सकते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए। दोस्तों खाना बनाने वाली जो गैस होती है उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजीन का, ग्लाइकॉल का, एसिटिलीन का या दोस्तों ईस्टर का? बताइए। दोस्तों ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, एलपीजी का मिश्रण है मीथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और प्रोपेन या इथेन और प्रोपेन? बताइए। जो एलपीजी है यह किसका मिश्रण है? दोस्तों एलपीजी में गैस भी मिलाई जाती है जिसका नाम है मर्केप्टाइल गैस। कौन सा दोस्तों? एथिल मर्केप्टाइल गैस, जिसको मिलाते हैं जिससे दोस्तों एलपीजी में गंध आती रहे। यह गंध रहित गैस है, इसलिए दोस्तों गंध के लिए क्या करते हैं, इसमें एथिल मर्केप्टाइल को क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। और दोस्तों यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। किसकी दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है एलपीजी, याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपर फास्फेट? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा है जो नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? दोस्तों जो सुपर फास्फेट है यह नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं बल्कि फास्फेटिक उर्वरक है। कैसा है? फास्फेटिक उर्वरक है, यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का उपयोग किया जाता है? अमोनिया का, नाइट्रोजन का, फ्रेयॉन का या ऑक्सीजन का? बताइए।
दोस्तों रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कूलक के रूप में फ्रेयॉन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेयॉन का। पहले दोस्तों सीएफसी का प्रयोग किया जाता था, परंतु दोस्तों अभी है बैन है, इसलिए दोस्तों इसमें फ्रेयॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69, कोका कोला का आविष्कार किसने किया? फ्लाइड पैक्सटन ने, लेस पॉल ने, जॉन पेम्बरटन ने, या दोस्तों फॉरेस्ट पारी ने? बताइए दोस्तों। कोका कोला का आविष्कार करने वाले जॉन पेम्बरटन थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की थी यह क्लास साइंस की, दैनिक जीवन का विज्ञान। दोस्तों आपको यह कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगली क्लास आप क्या देखना चाहते हैं यह भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।